تقولوا كذي إنه lecture start شو خا؟ اوكي جميل وازد شي زر ده half an hour يا 40 minutes والو كم از كم كذا هذا मैम شيء. जो सोनो जर هاجي هاجي मैं जो सोनो जर खत्म नहीं है मैम नन بچی نن به زر कोशिश करो कि जमा पखला मुनकर मिल माने भी हाँ अभी तक हमने जो है तो सारे वो चीजें पढ़ ली थी। हूर कह रही थी कि फंक्शंस हमने नहीं पढ़े लेकिन मैंने तो फंक्शंस वगैरह पढ़ा दिए थे जितना मैंने देखा है। ये नर्व्स वगैरह तक हम आ चुके थे। नर्व सप्लाई याद है आप सब लोगों को? लार्ज नर्व सप्लाई वगैरह हमने पढ़ ली थी कि इस तरह नर्व सप्लाई क्या है। ब्लड वेसल्स का मुझे याद है, ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, ये तो सब हमने पढ़ ली थी ना। जी मैम, वो हाँ? कुछ थोड़े से स्लाइड्स रह गए थे उसमें। थोड़े से ही रह गए थे तो जी, नर्व जी। सप्लाई तक हमने कर लिया था। ट्राइजेमिनल जी, नर्व सब मैंने बता दिया था। नर्व प्लेक्सस क्रश को भी कर लिया था। रश को भी कर ये लिया। यहाँ से मुझे जितना याद है तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हमारा रह चुका था। ये कुछ ही स्लाइड्स हैं तो ये खत्म कर लेते हैं। परसों कल क्लास नहीं हुई थी ना, क्या वजह थी? मैम सर का कनेक्शन बहुत ज्यादा वीक था तो सर ने बताया था कि नहीं हो सकता। अच्छा जी, अच्छा चले ये करते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है फीचर्स ऑफ द डेंटल पल्प। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपके ख्याल में क्या चीज होगी? हर एक चैप्टर में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आती है। क्लिनिक के बारे में नरिशमेंट मैम ओरल कैविटी में जो उसका फंक्शन होते हैं मैम। जी बिल्कुल, उनके फंक्शंस भी उनकी जो मतलब क्वालिटीज हैं, जो उनकी यूजेस हैं, तो वो कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्लिनिकली भी। और इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर पल्प को कुछ हो जाता है तो क्या होगा टूथ के साथ, या पल्प में ऐसी क्या क्या बीमारियां आ सकती है जो कि क्लिनिकली हमें डिटेक्ट भी कर सकती है और इम्पोर्टेंस भी रखती है टूथ की इंटेग्रिटी के लिए। तो हर एक चैप्टर में जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होगा उसमें पल्प की डिजीजेस, रिलेटेड डिजीजेस, पल्प कैसे डेथ उसकी हो सकती है, एजिंग के साथ उसका क्या होता है, वॉल्यूम कैसे चेंज होती है, जो वो इम्पोर्टेंसेस दिखाती है। और फिर ये जो इम्पोर्टेंसेस है ये हम क्लिनिकली इससे बेनिफिट हो सकते हैं इन द वे कि हम अपनी ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो है जो डेंटल पल्प का है, तो विद एज द पल्प बिकम्स लेस सेलुलर। वो तो ऑब्वियस बात है, जैसे ही एज ज्यादा हो जाती है तो जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं, वो श्रिंक कर जाते हैं, उसी तरह उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी सब डिप्रेस हो जाती है। तो लेस सेलुलर हो जाएगी, लेस सेल्स उसमें कम हो जाएंगे। द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेंटल पल्प डिक्रीजेस एज द सेल डेथ अकर्स विद एज। The volume of the pulp chamber decreases with continued deposition of secondary dentin. In older teeth, the pulp chamber decreases in size. In some cases, the pulp chamber can be obliterated. तो इन्होंने कहा है कि लेस सेलुलर हो जाएगी, सेल डेथ भी हो सकती है अगर पल्प सेल काफी नंबर में डिक्रीज हो गए। और द वॉल्यूम ऑफ द पल्प चैम्बर जो है तो वो भी डिक्रीज हो जाता है। पहले वॉल्यूम लार्ज होते हैं, तो जब लार्ज वॉल्यूम्स होंगे तो इसका क्या मतलब होता है कि आप लोगों ने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जब हम फिलिंग करते हैं, आरसीटीज करते हैं, आपको फर्दर दिखाया जाएगा। तो जो आरसीटीज फिलिंग्स हैं उसमें फिर जब लार्ज वॉल्यूम्स होंगे, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन, जब आपके पास यंग एडल्ट आएंगे जैसे कि या चिल्ड्रन है 6 एज टू 12 एज या 16 एज तक, तो उनके पल्प चैम्बर जो होते हैं, ऊपर का जो क्राउन में जो पल्प का हिस्सा होता है उसको मैंने आपको बताया था कि उसको पल्प चैम्बर कहते हैं, और जो नीचे रूट के अंदर होता है पल्प का हिस्सा उसको रेडिकुलर पल्प कहते हैं। तो जो कोरोनल पल्प है तो कहते हैं कि उसमें बहुत एहतियात से आप लोगों ने फिलिंग या वो करनी होती है। आरसीटीज में हमारे फाइल्स वगैरह यूज होते हैं सुइयों की तरह, वो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एंड देन वी हैव दीज बर्स वगैरह, बर्स हैं इस तरह के, वो आपके फ्यूचर में आप ने जो कुछ वीडियोस सेंड की थी फिलिंग्स वगैरह की व्हाट्सएप पे, तो उस पे आपने देख ली होंगी। तो जब पल्प चैम्बर्स लार्ज होंगे अच्छा, जो वॉल्यूम ऑफ द पल्प चैम्बर होगा तो वो
डिक्रीज होगा एज के साथ, तो उस तरह हम जब लार्ज एज वो होंगे पेशेंट्स होंगे तो उसमें हम ट्रीटमेंट के दौरान इतना ख्याल ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि चैम्बर कम होता है तो रूट ऑब्लिटरेट होना ज़रा कम होता है। लेकिन जब यंग पल्प्स होंगी उसमें चैम्बर्स इंक्रीज्ड है इन साइज, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब पल्प चैम्बर लार्ज होंगी तो जो बर्स वगैरह होंगी वो रूट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ पल्प होंगी तो वी हैव टू बी मोर पर्टिकुलर एंड केयरफुल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। और जब ओल्डर एज होंगी या एज ज़्यादा होगी तो उसमें ऑब्लिट्रेशन होती है, पल्प वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। तो उस तरीके से हम ट्रीटमेंट को मतलब विगरस भी कर सकते हैं, क्योंकि पल्प जो रेडिकुलर पल्प है प्रोपोर्शनली वो भी रिड्यूस हो जाती है, और कैल्सिफिकेशन इन द पल्प हो जाती है विद एज, जिसमें हम पल्प स्टोन्स वगैरह ये चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एज चेंजेस इन द पल्प क्या है? द साइज ऑफ द पल्प, द एपिकल फॉर्मेन, द सेलुलर एलिमेंट्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व वाइटलिटी वो सारी डिक्रीज हो जाती है। पल्प कैल्सिफिकेशन क्या है? लोकलाइज्ड पल्प स्टोन्स होती हैं, उसमें दो टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन है। पल्प जब कैल्सिफाई हो जाते हैं उसमें कैल्शियम स्टोन्स बन जाती है, तो वो लोकलाइज्ड डिफ्यूज में डिवाइड हो जाती हैं। तो लोकलाइज्ड में हमारे पास ट्रू डेंटिकल्स, फॉल्ट डेंटिकल्स हैं। आप मुझे एक सेकंड दे सकते हैं प्लीज? आई विल जी जस्ट मैम। मैम ये 71 तक पढ़ा था हमने। ठीक है आगे पढ़ते हैं इससे। एक मिनट। ओके। अच्छा जी, 71 तक पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बंदे नहीं थे उस दिन, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ से फिर वो कर लें। ये डेंटिकल्स मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को कैल्शियम स्टोन्स का बताया था, लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सबको नजर आ रहा है? तो पल्प कैल्सिफिकेशन क्या है? पल्प स्टोन्स बन जाती हैं, उसमें लोकलाइज होंगी, कुछ डिफ्यूज होंगी। डिफ्यूज इस तरह होंगी कि वो जगह जगह पड़ी होंगी इन अ वे स्मॉल ग्लोब्यूल्स की तरह। ट्रू डेंटिकल्स, फॉल्ट डेंटिकल्स। तो ट्रू डेंटिकल्स आर रेयर एंड स्मॉल इन साइज एंड फाउंड नियर द एपिकल फोराmen। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर डेंटिन containing traces of dentinal tubules and few odontoblasts. ट्रू डेंटिकल्स अब क्या है? जो कि ट्रू डेंटिकल्स इज पार्ट ऑफ द लोकलाइज्ड पल्प स्टोन, जो कि लोकलाइज्ड है, एक जगह स्टक है। ठीक है, तो वो जो पल्प स्टोन्स होंगी उनमें ट्रू डेंटिकल्स होंगी, फॉल्ट डेंटिकल्स होंगी। तो ट्रू डेंटिकल्स दे आर रेयर एंड स्मॉल इन साइज, फाउंड नियर द एपिकल फोराmen, तो वहां तक ये रिस्ट्रिक्टेड होगी या लोकलाइज्ड होगी। दे कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर डेंटिन containing traces of dentinal tubules and few odontoblasts. Remnants of epithelial root sheet invade the pulp tissues, causing UMC of the pulp to form this irregular type of dentin. ठीक है, तो रेमिनेंट्स ऑफ एपिथेलियल रूट शीट जो होंगी तो वो इन्वेट करेगी पल्प टिश्यूज को, कॉजिंग UMC आई थिंक ultramicroscopic constrictions होंगी of the pulp to form this irregular type of dentin. अच्छा, false dentin अब क्या है? They are evidence of dystrophic calcification of the pulp. ठीक है, तो false इस तरह है कि वो एक कैल्सिफिकेशन नजर आती है, तो लेकिन उसमें डेंटल ट्यूब्यूल्स नहीं है, इसलिए हम उसको फॉल्स डेंटिकल्स कहते हैं। कि जो ट्रू डेंटिकल्स होंगी उनमें डेंटिनल ट्यूब्यूल्स का होना जरूरी है, इसमें नहीं है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ degenerated cells of or areas of hemorrhage which act as central nidus for calcification. Nidus mean एक origin या एक start या एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कह सकते हैं उसको, कि यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट हो जाती है जहाँ से कैल्सिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, ओवरडोज ऑफ विटामिन डी में फेवर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस डेंटिकल्स। अगर हम विटामिन डी ओवरडोज में ले लेते हैं तो वो भी फेवर करती है न्यूमरस डेंटिकल्स
फॉर्मेशन में। तो याद रखें कि अगर आप विटामिन डी ले या आप अपने बड़ों को सजेस्ट करें तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेट डोज। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एडवाइस। और अपने आप से विटामिन डीज और ये चीज़ें भी लेना एक जहर हो सकता है। यू कैन सी दिस क्लॉज कि इसमें कहा गया है कि ओवरडोज जो विटामिन डी का है दैट आल्सो मे फेवर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस डेंटिकल्स। ठीक है। मैम ये डिस्ट्रॉफिक का क्या मतलब है? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अभी आगे आ रहा है, वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज ऑल्सो अ टाइप, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, आगे हमारे उसमें है इसी में। Pulp stones are calcified according to their location into free, attached and embedded. Pulp stones जो हैं तो 3 में क्लासिफाइड है। उसमें फ्री है, अटैच्ड है, एम्बेडेड है। देख मतलब ये लोकलाइज्ड है, लेकिन इसमें भी 3 टाइप्स हैं। उसी लोकेशन में ये फ्री भी हो सकते हैं, अटैच भी हो सकते हैं, एम्बेडेड भी हो सकते हैं। फ्री मीन्स ये फ्रीली पिर रहे होते हैं विद इन द ब्लड टिश्यूज। अटैच्ड ये है कि किसी एक पॉइंट पे ये अटैचमेंट कर लेती है पल्प वॉल्स के साथ। और एम्बेडेड ये है कि ये पल्प टिश्यूज के अंदर एम्बेड भी हो सकती है। दे कंटिन्यू टू इंक्रीज इन साइज and in certain cases they fill up the pulp chamber completely. The close proximity of pulp tissues to blood vessels may cause atrophy to it. Atrophy means blood vessels को shrink करना, उसको atrophic करना, ख़त्म करना। तो ये जो पल्प स्टोन्स हैं ये ब्लड वेसल्स पे दबाव डाल सकते हैं और उसको श्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सॉरी, ये है अटैच्ड, फ्री। अटैच उस तरह होंगे, एक साइड पे दबे हुए होंगे। जो फ्री हैं वो फ्रीली फिर रहे हैं, डिटैच्ड हैं, ग्लोब्यूल्स की तरह फिर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब डिफ्यूज पल्प स्टोन्स या कैल्सिफिकेशन क्या है? कॉमनली अकर्स ऑन टॉप ऑफ हाइलाइन डीजनरेशन। तो हाइलाइन टिश्यूज है हमारे पास, हाइलाइनेटेड, वहाँ पे डीजनरेशंस जो होती है इन द रूट कैनाल एंड नॉट कॉमन इन द पल्प चैम्बर। ये जो डिफ्यूज पल्प कैल्सिफिकेशन है ये डीजनरेटेड टिश्यूज हैं और ये कॉमन है रूट कैनाल के अंदर। ठीक है। दे आर इरेगुलर कैल्सिफिक डिपोजिशन। तो ये इरेगुलर है, राउंड नहीं है, प्रॉपरली राउंड नहीं है। दे आर इरेगुलर कैल्सिफिक डिपोजिशन इन द पल्प टिश्यूज मैम फॉलोइंग द स्लाइड कोर्स ऑफ चेंज नहीं ब्लड। हुआ। स्लाइड चेंज नहीं हुआ, अभी अब हो हो रही है, एक सेकंड। अभी हो गया। ठीक है। They are irregular calcific deposition in the pulp tissues following the course of blood vessels or collagen bundle. Advancing age favors their development. ठीक है। तो जैसे जैसे एज ज़्यादा हो जाती है तो डिफ्यूज पल्प कैल्सिफिकेशन हो सकती है। तो जब भी आप लोगों को आरसीटी के दौरान कहा जाता है कि एक्सरेज करें, एक्सरेज का मेयरली मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप वहाँ से उनकी लेंथ और विड्थ मालूम करें। एक्सरेज अक्सर हम यूज़ करते हैं कि हम वहाँ से रूट की लेंथ और विड्थ मालूम कर सके ताकि हम आरसीटी को अकॉर्डिंगली प्लान कर सके और उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉपरली कर सके। इंस्ट्रूमेंटेशन इन द सेंस मींस आप लोग तो फर्स्ट ईयर में हैं, आप लोग को एम्बिगुअस लगेगा, लेकिन हमारे पास जब आरसीटीज होती हैं, आप में से कई ने देखा होगा या गो थ्रू कर चुके होंगे, तो जो फाइल्स हम यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल में साजिद ने एक वीडियो शेयर की थी आरसीटी की, उसमें एक फाइल भी कह सकते हैं, एक रीमर भी कह सकते हैं, हाथ हैंड इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह हाथ से रोटेट करते हैं, या मशीन ड्रिवन भी उसमें है। तो वो उनकी साइज होती है, विड्थ होती है, लेंथ होती है। तो वो जो पल्प को साफ करने वाली इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सरे। तो एक्सरे मेयरली उस चीज़ के लिए नहीं है, वो एक अप्रॉक्सीमेट या अंदाजे के लिए हम यूज़ करते हैं कि पल्प को हम देख सके, लेकिन बिसाइड्स यूजिंग इट फॉर आरसीटी पर्पसेस हम उसको इसलिए भी यूज़ करेंगे ताकि हमें पल्प स्टोन्स या कोई ऐसी चीज़ या कोई इन्फ्लेमेशन नज़र आ सके। तो वन ऑफ द यूज़ ऑफ एक्सरे इज़ टू डिटेक्ट दीज डिफ्यूज पल्प कैल्सिफिकेशन। अगर ओल्ड एज होगी और उसमें पल्प कैल्सिफिकेशन होंगी तो हमें ट्रीटमेंट को चेंज करना होगा, हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी होगी ताकि हम पहले इन कैल्सिफिक डिपोजिशंस को ख़त्म कर सके ताकि हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अंदर टूट ना जाए पल्प के अंदर। ठीक है।
तो वन ऑफ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस इज डिफ्यूज पल्प कैल्सिफिकेशन इन ओल्ड एज। अब फ्री ट्रू डेंटिकल्स कुछ यूं नजर आएंगी। फ्री ट्रू डेंटिकल्स फिर दोबारा भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये फ्री है, अलग एक गोलाई में फिर रहे हैं, रेगुलर आउटलाइन है इसकी। इन्होंने बताया कि ये ओडोंटोब्लास्ट इसके साथ अटैच है, प्री डेंटिन लेयर है, इसमें डेंटिनल ट्यूब्यूल्स भी मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रू पल्प स्टोन्स हैं वो ए की शक्ल में होंगे, पी जो है हमारे पास पल्प नजर आ रही है, सी हमारे पास डेंटिन है। अब ये हमारे पास फॉल्स पल्प स्टोन्स हैं, फिर रहे हैं फ्रीली, लेकिन इनमें डेंटिनल ट्यूब्यूल्स नहीं है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ द पल्प जो है, तो वो एक सेकेंड, फंक्शन ऑफ द पल्प आपका आएगा, डिस्ट्रॉफिक में आपको दिखाती हूँ, मैं तो समझी इसमें दिया हुआ है। अच्छा जी, ये आप सबको नजर आ रहा है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इज द कैल्सिफिकेशन अकरिंग इन डीजेनरेटेड और निक्रोटिक टिश्यूज। जब भी हमारे पास पल्प डिस्ट्रॉय हो जाती है या निक्रोटिक होती है तो उसमें जो है तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। हाइलाइज्ड स्कार्स नजर आएंगी, इस तरह धब्बे नजर आएंगे, डीजनरेटेड नोड्यूल्स होंगी या कैल्सिफिकेशन के जो प्रोसेसेस होंगे। लेकिन ये जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है ये मेयरली निक्रोटिक टिश्यूज में, निक्रोटिक वो टिश्यूज होती हैं जो कि खत्म हो चुकी होती हैं या डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। ठीक है, दिस अकर्स एज ए रिएक्शन टू द टिश्यू डैमेज। जब भी टिश्यू डैमेज हो जाती है तो वहाँ पे वो जो बचे हुए टिश्यूज हैं वो कैल्सिफाई हो जाते हैं या उनके ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, इंक्लूडिंग एज ए सीक्वेंस ऑफ मेडिकल डिवाइस इम्प्लांटेशन। तो कोई भी अगर इम्प्लांटेशंस हो जाती हैं या उस तरह, उनके रिएक्शन में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। और इसका एक ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ यूं नजर आती है। आप सबको नजर आ रहा है? यस मैम। आयोर्टिक वॉल्व्स, इस तरह की कुछ जो हमारे हार्ट के वॉल्व्स हैं उनमें हमारे पास इस तरह के जो ये है टिश्यूज से नजर आने शुरू हो जाते हैं। उनको हम आयोर्टिक कैल्सिफिकेशंस भी कहते हैं। तो कहते हैं कि ये इनकाउंटर करती है इन एरियाज ऑफ निक्रोसिस, जहाँ पे निक्रोटाइज हो जाती हैं टिश्यूज, खत्म हो जाती हैं, वहाँ पे ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एज इंसिडेंटल फाइंडिंग हम देख सकते हैं। तो हार्ट में तो हम स्टेंट्स लगा लेते हैं, उसी तरीके से हम जो टूथ हैं उनमें हम कुछ केमिकल्स फ्लो करते हैं ताकि इनको डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, और फिर उनको हम साफ कर लेते हैं निक्रोटिक टिश्यूज को या डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशंस को, और हम उनको फिल भी कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात ये टूथ को डिस्ट्रॉय भी कर लेती हैं। ठीक है, तो उस टूथ को हमें फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। क्लियर है? जी मैम, ये भी आप देख लें। क्लियर है। ठीक है, ये जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशंस हैं ये ज़्यादातर हमारे पास जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें भी पाए जाते हैं। तो अक्सर कंफ्यूज ना कीजिएगा, लेकिन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ज़्यादातर कैंसरस पेशेंट में पाई जाती हैं। वन ऑफ द डिटेक्शन जब भी डॉक्टर टूथ इनकाउंटर करता है या टूथ ट्रीटमेंट करता है तो अक्सर इनमें ये कैल्सिफिकेशन पाई जाती है। फिर वो उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपनी टेस्ट्स करा लें ताकि फर्दर आपकी डिटेक्शन हो सके कि आया आप वो हैं कि नहीं है, प्रॉन है टू कैंसर और नॉट। फंक्शंस ऑफ द पल्प अब क्या है? वी हैव सेवरल फंक्शंस ऑफ द पल्प. First is inductive. Dental papillae induces the enamel organ formation and also determines the morphology of the tooth. तो जो डेंटल पल्प होगा वो जो है तो एक मॉर्फोलॉजी या शेप ऑफ द टूथ को भी डिटेक्ट करती है। ये फॉर्मेटिव है। पल्प ऑर्गन प्रोड्यूसेस डेंटिन. Odontoblasts develop the organic matrix and function in its calcification. The third is reparative, through the formation of highly mineralized reparative dentin at the site of injury to seal off the pulp from the source of irritation. Also, the pulp may mineralize the affected dentinal tubules by forming sclerotic dentin. तो ये reparative भी है through the formation of highly mineralized reparative dentin at the site of injury to seal off the pulp from the source of irritation. तो ये रिपेयर करती है by forming mineralized reparative dentin. डिफेंसिव है इन द फॉर्म के पल्प इन्फ्लेमेशन जो है
तो वो क्या करती है, एक रिस्पॉन्स टू इरिटेशन देती है, और ये हमें डिटेक्ट करती है कि पल्प इन्फ्लेम्ड है या डिफेंस के लिए तैयार कर लेती है पल्प को विद increase in healing of the inflamed pulp and phagocytosing the invading bacteria and their toxins. जब भी डिफेंस होती है तो इरिटेशन को डिटेक्ट कर लेती है थ्रू इन्फ्लेमेशन, और फिर ये फेगोसाइटोस कर लेती है उन बैक्टीरियाज को, इन्फ्लेम पल्प को भी। फिफ्थ इज प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्ट करती है, स्टिमुलाई पेन का देती है ताकि हम प्रोटेक्शन के लिए तैयार कर सके पल्प को। न्यूट्रिटिव है इन द सेंस के ब्लड सप्लाई जो है तो वो न्यूट्रिशन सप्लाई करती है। द एक्सटेंसिव पल्प वास्कुलेचर इंश्योर्स एन एक्सीलेंट नरिशमेंट टू द ओडोंटोब्लास्ट फॉर देयर कंटिन्यूसली फॉर्मिंग सेकेंडरी डेंटिन। दिस इज प्रोवाइडेड थ्रू द कैपिलरीज फाउंड इन द ओडोंटोजेनिक जोन। दैट्स द एंड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर एंड हो गया। और अब इन्होंने आपके कोर्स में और चीज़ें दी हैं, तो मेरे ख्याल में अगर हम वो भी स्टार्ट कर लें। आप में से किसी के पास कॉलेज का वो है जो उन्होंने वो दिए? हेलो, क्या चीज है? ये जो इनकी क्या कहते हैं, एक सेकेंड, उनका टाइम टेबल है आप लोग के पास? कॉलेज का टाइम टेबल जी मैम है। आप लोग के लिए क्या क्या दिया है? जी मैम, सबर एक सेकंड, ये मेरे पास है, ये मैं देखती हूँ जरा आपके वीक में टाइम क्या टेबल दिया पे है। रिपेयर एंड रीजनरेशन कर ले, कर ले मैम, टाइम तो है। थोड़ा सा कर लेते हैं, एक 5 मिनट्स ताकि स्टार्ट हो सके। ठीक है, ओके। आपके थ्योरीज ऑफ इरप्शन दी गई है, जो 6 वीक का टाइम टेबल है। शेडिंग ऑफ टीथ है, तो थ्योरीज ऑफ इरप्शन करें कि नहीं शेडिंग ऑफ टीथ कर लें? कल तो हो चुका, चलो वो कर लेते हैं, रिपेयर एंड रीजनरेशन या शेडिंग ऑफ टीथ कर लेते हैं। शेडिंग ऑफ टीथ ही कर लेते हैं। ओके। जी। इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन है? नो मैम, कुछ खास नहीं। आप लोग पढ़ लें ये चैप्टर, कहीं भी कोई मसला है तो आई एम ऑलवेज देयर, कर लेंगे। ठीक है, ओके। आप लोग इंटरनेट से भी रेफरेंसेस ले सकते हैं जिस तरह वो है। अच्छा जी, ये अब स्टार्ट हो गया आपका चैप्टर, शेडिंग ऑफ टीथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस। ये आप देख लीजिए, नजर आ रहा है सबको? इरप्शन ऑफ टीथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इरप्शन, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर डिलेड इरप्शन। ये दो बातें हैं कि इरप्शन में क्या फैक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट कैसे है। शेडिंग फिर हम पढ़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन, सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रेस एंड परमानेंट डेंटिशन का हम दोनों पढ़ेंगे कि कैसे उनकी शेडिंग होती है। तो by definition, it is a physiological process resulting in elimination of the deciduous dentin is called as shedding or exfoliation. ठीक है, जब भी टूथ गिरता है तो उसको शेडिंग और एक्सफोलिएशन कहते हैं। डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं उनके। जो हमारे पास प्राइमरी टीथ है या डिसिडुअस टीथ है, उनकी शेडिंग कुछ यूं है, ये आपके बुक में दी गई है, टूथ मॉर्फो में आप पढ़ चुके हैं। याद है ये सबको? ये जो टाइम पीरियड्स हैं ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इरप्ट कब होते, ये शेड कब होंगे। सेंट्रल इंसाइजर्स और जो फर्स्ट मोलर्स हैं, तो वो हमारे पास जल्दी, या दे आर वन ऑफ द टॉप वंस, कि जो पहले इरप्ट होते हैं। लेकिन लेटरल इंसाइजर और कैनाइन्स और मोलर, सेकंड मोलर्स फिर बाद में इरप्ट होते हैं। और शेडिंग भी इसी तरह है।
तो इरप्शन भी इनकी 8 to 12 और ये सारा टेबुलेटेड फॉर्म में आपके उसमें है। इसमें कुछ फर्स्ट इंसाइजर जैसे सेंट्रल इंसाइजर लोअर के हैं तो वो 6 to 7 ईयर्स में शेड होते हैं और 6 to 10 मंथ्स में ये इरप्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 8 to 12 मंथ्स में हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर भी है, तो ये ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट वो होते हैं, लेकिन शेड बिल्कुल एक जैसे टाइम पीरियड में होते हैं। 6 to 7 ईयर्स के बीच में ये शेड हो जाते हैं। मंथ्स में ये इरप्ट करते हैं और ईयर्स में ये शेड करते हैं। ठीक है, 13 to 19 मंथ्स में फर्स्ट मोलर होता है और शेड 9 to 11 ईयर्स में। इसी तरह ये और टाइम पीरियड्स भी मंथ्स में दी गई हैं, आप इनको बुक से देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं टाइम पीरियड में, आपके टूथ मॉर्फो बुक में करेक्टली दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब पैटर्न ऑफ शेडिंग क्या है? ये जो चैप्टर है आपका, इट इज बीन टेकन फ्रॉम ऑर्बन्स बुक ऑफ ओरल हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी 13 जो एडिशन है उससे। अब पैटर्न of shedding, what is pattern of shedding? The shedding of deciduous teeth is the result of progressive resorption of the roots and the periodial apparatus. जो periodontal apparatuses हैं and roots हैं उनकी progressive means timely resorption or shedding is known as shedding of the deciduous teeth. फिर pressure generated by the erupting permanent tooth dictates the pattern of resorption. Removal of the dental hard tissue is accomplished by multinuclear cells similar to osteoclast, that is odontoclast. ठीक है, तो जो रिमूवल ऑफ हार्ड टिश्यूज होंगी उसको ओडोंटोक्लास्ट्स रिजॉल्व करेंगे। इनिशियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द परमानेंट टूथ क्या होगी? तो एक शेडिंग ये है कि अपनी टाइमली पीरियड से टूथ शेड हो जाती है। दूसरी जो है तो दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ। तो एट फर्स्ट दिस प्रेशर इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द रूट सर्फेसेस ऑफ द डिसिडुअस टूथ इटसेल्फ। थिन लेमेलाe ऑफ बोन सेपरेट्स परमानेंट टूथ जर्म्स फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर्स। ठीक हो गया, तो जो प्रीडिसेसर्स होंगी या उनको डिसिडुअस टूथ कहते हैं। प्रीडिसेसर्स उनके जो आबाओ अजदाद हैं, आबाओ अजदाद मीन डिसिडुअस जो है, तो उन टूथ के नीचे उनके परमानेंट आने शुरू हो जाते हैं और वो जो डिसिडुअस है उनको इरप्ट कर लेते हैं या उनको शेड कर लेते हैं। फॉर एंटीरियर टीथ में अब क्या रूल्स हैं? ड्यू टू द डेवलपमेंटल पोजीशन ऑफ दीज टूथ जर्म्स एंड देयर फिजियोलॉजिक मूवमेंट इन एन ओक्लूजल एंड वेस्टिबुलर डायरेक्शन, रिजॉर्प्शन ऑफ द रूट of the deciduous teeth begin. Later, the tooth germs move horizontally because it occupies a space apical to the deciduous tooth. सारी जो टीथ होंगी वो एपिकली पोजीशन होंगी और वो टूथ को लिंगुअल की तरफ से ये टूथ निकलती हैं। कुछ बाज अगर एनॉमलीज आ जाती हैं उसमें एंटीरियरली भी हो सकती है, लेबियल भी हो सकती है। लेबियल मीन्स टुवर्ड्स द लिप्स, लिंगुअली मीन्स टुवर्ड्स द टंग की तरफ से ये जो टीथ है परमानेंट ये बिगिन कर लेती है और शेड कर लेती है डिसिडुअस टूथ को। परमानेंट मैंडिबुलर इंसाइजर्स का अब बता रहे हैं। ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं, जरा ब्लैक एंड व्हाइट सा है लेकिन मैं इनलार्ज करती हूँ, होपफुली आप लोगों को नजर आ जाए। आप देख रहे हैं जो परमानेंट टीथ है वो अंदर की तरफ से लिंगुअल टंग की तरफ से निकली हुई है, हालांकि जो डिसिडुअस हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। आपको नजर आ रहे हैं 4 टीथ पड़े हुए हैं? Yes, ma'am. तो इन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंटली इन दीज टूथ द एपिकल पोजीशनिंग ऑफ द टूथ जर्म डज नॉट अकर। जो एपिकल पोजीशनिंग है या नीचे से जो उनको दबाव देना चाहिए था डिसिडुअस को, उन्होंने नहीं दिया। ये ज्यादातर लिंगुअल की तरफ ज्यादा इरप्ट हुई। दैट इज व्हाई जो डिसिडुअस टूथ है दे आर स्टिल फंक्शनिंग और यू कैन से दे आर स्टिल इन द ओरल कैविटी। नाउ द डिसिडुअस कैनाइन्स, ये आपको नजर आ रही है। ये जो कैनाइन्स है ये नीचे से डिसिडुअस कैनाइन को दबाव दे रही है। आप देख रहे हैं नीचे परमानेंट कैनाइन लिखा हुआ है, ऊपर डिसिडुअस कैनाइन, तो बिल्कुल एपिकली ये उसको पुश दे रही है। और प्रीडिसेसर्स मींस के जो डिसिडुअस टूथ है और सक्सेसर्स मींस बाद में आने वाले या उनको रिप्लेस करने वाले जो टूथ हैं तो वो कैनाइन्स होंगे, परमानेंट कैनाइन्स। फॉर पोस्टीरियर टीथ रिजॉर्प्शन फर्स्ट begins on their inner surfaces because the early developing bicuspids are found between. This resorption occur long before the deciduous molars are shed. तो resorption begin करेंगी inner surfaces पे because of the early developing bicuspids. अब deciduous molars जो हैं, however, as a result of the continued growth of the jaws and occlusal movement of the deciduous molars, the successional tooth germs come to the apical
to lie apical to the deciduous molars. ठीक है, तो जो कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ द जॉस है, तो उस ओक्लूजल मूवमेंट की वजह से ये जो डिसिडुअस टीथ हैं तो ये एपिकली नीचे की तरफ से डिसिडुअस मोलर्स को पुश दिया जाता है। जो सक्सेशनल टूथ जर्म्स हैं वो निकलेंगी इसी तरह के बर्ड्स फॉर्म में सक्सेशनल टूथ जर्म्स या फर्स्ट परमानेंट मोलर केनाइंस को या सॉरी डिसिडुअस मोलर्स को रिप्लेस करेंगी। ये प्रेजेंटेशन सारी ये वाली प्रेजेंटेशन मैंने जो आपका ये क्या है स्लाइड शेयर से ली है, आप वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। स्लाइड शेयर की काफ़ी अच्छी है प्रेजेंटेशंस, मेरे पास अपनी भी पड़ी हुई है, नेक्स्ट क्लास में वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हिस्टोलॉजी ऑफ शेडिंग अब क्या है, शेडिंग में हमारे पास जो सॉरी ये चीज हमने नहीं पढ़ी। चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ग्रोइंग bicuspid provides adequate space for continued development of the deciduous teeth, relieves the pressure on the root of the overlying deciduous. The areas of early resorption are repaired by deposition of the cementum-like tissues. अब जो थर्ड है हिस्टोलॉजी ऑफ शेडिंग, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, रोल ऑफ रैंकल एंड ओपीजीज उसमें चाहिए, रोल ऑफ सीमेंटम चाहिए, चेंजेस इन द डेंटोजिंजिवल जंक्शन भी चाहिए। अब ओडोंटोब्लास्ट क्या कर सकती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो है या ओडोंटोक्लास्ट क्या करती है, these cells are responsible for the removal of hard tissues and they are identical to odontoclasts and are called odontoclast. Osteoclast means जो bone resorbing cells हैं उनकी तरह इनके shapes हैं, इसलिए उनको odontoclast कहते हैं। clast mean eating या removing of hard tissue के लिए जो चाहिए। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये लार्ज होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी, स्मॉलर देन ऑस्टियोक्लास्ट होंगी, फ्यूअर न्यूक्लियाई होंगी, प्रोड्यूस स्मॉलर रिजॉर्प्शन लेकिन है, एंड साइटोप्लाज्म इज वैक्यूलेटेड। फिर origin of odontoclast क्या होगी, they have the same origin as osteoclast. However, it is not certain whether osteoclasts are formed from mainly resident tissues, macrophages, or continuous forming circulating monocytes. तो ये डबल हो सकती है, मैक्रोफेजेस से भी ये एक्सट्रैक्ट हो सकती है, ये मोनोसाइट से भी, और therefore they are probably derived from tartrate resistant acid phosphatase positive circulating monocytes. तो कहते हैं कि ये ज्यादातर हम ट्रैप जो मोनोसाइट्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इन ओडोंटोक्लास्ट को। It has been suggested that these cells were involved in the differentiation, migration and activation of odontoclast. तो जो osteoclast हैं या monocytes हैं तो वो हमारे पास इन odontoclast की मूवमेंट को या डिफरेंशिएशन को भी हेल्प करती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओडोंटोक्लास्ट क्या होंगी, मोस्टली कॉमनली फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट, आल्सो फाउंड इन द रूट कैनाल्स एंड पल्प चैम्बर ऑफ द रिजॉर्बिंग टीथ। तो ये जो आपको सेल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सारी जो पल्प ईटिंग या जो शेडिंग करती है टूथ की वो टिश्यूज बता रहे हैं। तो ओडोंटोक्लास्ट रूट में पाया जाता है, also found in the root canals and pulp chambers. A single rooted tooth are usually shed before root resorption is complete. Therefore, odontoclasts are not found within the pulp chamber of these teeth. In molars, the root are usually completely resorbed and the crown is also partially resorbed before exfoliation. तो पहले जो है अंदर की तरफ से ये जो रूट्स हैं ये रिजॉर्ब हो जाती हैं, फिर बाद में क्राउन रिजॉर्ब होती है। ठीक है, तो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी है। ओडोंटोब्लास्ट लेयर एब्सेंट होती है, ओस्टियोक्लास्ट अपनी रिजॉर्प्शन भी कर लेती है कोरोनल डेंटिन को खत्म करने में। फिर रफल्ड बॉर्डर्स ऑफ ओस्टियोक्लास्ट क्या होती हैं, जब भी सेल ईटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लेती है या रिजॉर्प्शन प्रोसेस तो द सरफेस चेंजेस, एक तरफ उसके रफल्ड सरफेस शुरू हो जाती है एंड द अदर एज इज स्मूथ बॉर्डर्स। तो द रफल्ड एज फंक्शन इज the surface of the odontoclast adjacent to the resorbing hard tissue forms a ruffled border. एक ruffled border start कर लेती है और वो engulfment शुरू कर देती है। The ruffled border is seen an extensive folding of the cell membrane into series of invaginations 2 to 3 micrometer deep with mineralized crystallites within the depth of invaginations. तो ये एक extensions provide करती हैं और इसके अंदर 2 to 3 mm deep mineralized crystallites हैं और ये invaginations के फॉर्म में engulfment करती है। Peripheral to the ruffled border is a clear zone in which the cytoplasm is devoid of organelles. तो ये इनका ruffled border है, clear zone है but rich in filaments consisting of contractile proteins. The clear zone represents the attachment apparatus of the odontoclast. The cytoplasm of the cell contain high content of mitochondria and many vacuoles. और फिर यहाँ ये कहा गया है 12-15 पे क्लास ओवर कर लेंगे, ठीक है, तो आप लोग बोर ना हो। Odontoclasts fuse with each other to form multinucleated giant cells. जो odontoclast है वो collectively एक giant cell बना लेती है। They resorb all dental tissues
और बोन को जो है ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्ब कर लेती है। डेंटल ट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग रिजॉर्प्शन ऑफ डेंटिन प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर इजी एक्सटेंशन ऑफ ओडोंटोक्लास्ट प्रोसेसेस। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो भी उनके प्रोसेस को हेल्प करती है। एसिड फॉस्फेटेज एक्टिविटी अकर्स विद इन दीज वैक्यूल्स। जी मैम ये टॉपिक बुक में कहीं नहीं मिल रहा। बस ये बुक के एंड में बिल्कुल आखिर में रिपेयर एंड रिजॉर्प्शन या शेडिंग ऑफ टीथ भी है। मैम मॉर्फो वाला जी तो मैं मॉर्फो का नहीं है शेडिंग। टूथ मॉर्फो में भी है ये चैप्टर, लेकिन ये आपके बुक में भी है। आपके पास कौन सा बुक है? आप कौन से बुक में देख रहे हैं? टनकेट्स भी है और एक ये मौजी जॉस है। ऑर्बन्स में आप देख लेना, ऑर्बन्स में टूथ इरप्शन एंड शेडिंग दिया गया है। आप ऑर्बन से ये पढ़ लें। ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी किस ऑर्बन बुक से है। जी मैम ये स्लाइड शेयर के प्रेजेंटेशंस में अक्सर ये ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो नहीं होते हैं, मतलब हमारे बुक में नहीं होते। ये चैप्टर तो मैं आपके उससे पढ़ रही हूँ, 6th वीक का जो आपका मॉड्यूल दिया गया है वहां से मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। तो अभी ये अर्बन में मैम। जी बच्चे, ये ऑर्बन में चैप्टर 13 एंड 14 में टूथ इरप्शन एंड शेडिंग दोनों दी गई है। चैप्टर 13 14 मेरा वॉल्यूम जो है तो वॉल्यूम 13 है, 13th एडिशन है। ऑर्बन्स में ये चैप्टर पूरा उसमें दिया गया है। और यहाँ भी आपको मैंने बताया कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये बनी भी ऑर्बन से ही है। ओके मैम। ये आपके मॉड्यूल में, तो ये आपके मुश्किल हो जाएगी, कितने बुक्स देखेंगे ये हम? आपके कोर्स में मौजूद है। इस तरह नहीं है कि मैंने सिर्फ स्लाइड शेयर से आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है ये चैप्टर जो है। ओके मैम। जी ऑर्बन्स में मौजूद है, शायद एट्स में ना हो, ऑर्बन्स में है ये। अच्छा, तो दे डेवलप मेम्ब्रेन स्पेशलाइज लाइक रफल बॉर्डर्स एंड क्लियर जोन आफ्टर दे कॉन्टेक्ट द रिजॉल्विंग सर्फेसेस। तो ये एक रफल बॉर्डर्स बनाती है, मेम्ब्रेन लाइक एक्सटेंशन इनकी होती है और ईटिंग प्रोसेस करती है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हार्मोनल यूजेस हैं जो कि यूज होती है। उसमें एक रैंकल एक चीज़ है जिसको रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कहते हैं, जो कापाबी लाइगेंड्स को रिप्रेजेंट करती है। इनका क्या काम है कि ये ओडोंटोक्लास्ट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये एक्सप्रेस होती है, ये जो रैंकल है, एट द टाइम ऑफ देयर द प्रोसेस ऑफ क्लास्टोसिस भी उसको कहते हैं, या क्लास्ट रिजॉर्प्शन जो है, या शेडिंग प्रोसेस में ये एक्सप्रेस करती है अपने आप को। एंड इट हेल्प्स इन ओडोंटोक्लास्ट फॉर्मेशन, एक्टिवेशन ऑफ शेडिंग प्रोसेस, और they are derived from resorbing deciduous teeth expressed both rankle and its receptor rank। तो कुछ यूं तरीके से इनकी ये तो है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट इस तरह आती हैं। ओपीजीज भी हैं इसमें, रैंकल और रैंक की सिस्टम भी है, तो वो ऑस्टियोक्लास्ट को ऑस्टियोब्लास्ट से डिफरेंशिएट कर लेती है और फिर वो अपनी एक्टिवेशन प्रोसेस में आ जाती है। अच्छा, अब ओपीजी क्या है? ऑस्टियोप्रोटेग्रिन इनको कहते हैं। They are similarly the expression of osteoprotegrin prevents rankle from binding to rank was found to be less in the periodontal ligament cells। तो इसमें कुछ OPGs हैं जो कि इनहिबिशन में भी वो करती है, प्रोसेस करती है, जो रैंक को या रैंकल को रैंक होने से बचाती है। Periods of rest and repair अब क्या है? The process of tooth resorption is not continuous since there are period of rest and repair। तो ये एक कंटिन्यूड प्रोसेस नहीं है, ये कभी रेस्ट होता है इसमें, कभी रिपेयर प्रोसेस भी चलती जाती है बीच बीच में रिजॉर्प्शन के। Repair is achieved by cell resembling cementoblast. They lay down a dense collagen matrix in which the spotty mineralization occurs। ये जो वो है ये जो थोड़ा सा पैराग्राफ है ये इन्होंने 10K से लिया है, आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि 10K बुक ऑफ ओरल हिस्टोलॉजी 8th एडिशन से इन्होंने ये स्लाइड लिया है। अब जो है रोल ऑफ सीमेंटम क्या है? द रिजॉर्ब्ड इनेमल सरफेस एज वेल एज द रिजॉर्ब्ड डेंटिनल सरफेस बिकम्स कोटेड विद सीमेंटम। तो रिपेयर जो प्रोसेस है उसमें सीमेंटम भी बन दी जाती है, ए सेलुलर एंड सेलुलर सीमेंटम उसमें होती है।
तो ए सेलुलर जो सीमेंटम है शेलो एंड सिमिलर रिजॉर्प्शन बेस में, और जो सेलुलर है दे आर डिपॉजिटेड इन लार्ज एंड डीपेस्ट रिजॉर्प्शन बेस. बोथ टाइप ऑफ सीमेंटम लाइक टिश्यूज शोड इंट्रिंसिक कोलेजन फाइबर, एक्सट्रिंसिक कोलेजन फाइबर, बट जो एक्सट्रिंसिक कोलेजन फाइबर है which normally gets attached to cellular cementum as in repair was not seen in resorption. जब सीमेंटम बनती है तो उसमें ए सेलुलर या एक्सट्रिंसिक कोलेजन फाइबर्स होती हैं जो कि रिजॉर्प्शन टाइम पे मौजूद नहीं होती, जो कि नॉर्मली सीमेंटम फॉर्मेशन के रिपेयर में होती है. Thus formation of cementum like tissue may play a role in retention of deciduous teeth until shedding occurs. जो सीमेंटम बनती है इस टाइम पे जो रिपेयर के दौरान वो सिर्फ इन टूथ को शेडिंग से बचाने के लिए, ताकि वो तब तक ना गिरे जब तक जो परमानेंट मोलर्स हैं वो उसकी जगह ना आ जाए. तो डेंटोजिंजाइवल जंक्शन अब क्या है? आफ्टर द रूट रिजॉर्प्शन वाज कंप्लीट द DGJ migrated apically along the inner resorbing surfaces and was attached to the residual pulp. तो ये जो डेंटोजिंजाइवल जंक्शंस हैं ये दोबारा एपिकली माइग्रेट कर लेती है. एपिकली मींस रूट की तरफ माइग्रेट कर लेती है ताकि फिर जो है तो रेसिडुअल पल्प को वो कर सके, अटैच कर सके. Thus the gingival epithelium holds the tooth in the cervical region just prior to shedding. तो जो gingival epithelium है वो सिर्फ टूथ को होल्ड करने के लिए होता है ताकि ये गम्स, हम जब भी टूथ को वो करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम पहले गम लाइनिंग्स को डिटैच करते हैं. उसका मकसद ही यही है जब ये जो गम्स हैं ये भी टूथ को पकड़े रखती है. तो फाइनल पार्ट ऑफ शेडिंग अकर्स बाय टीयरिंग दिस अटैचमेंट. इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज आल्सो इन्वॉल्व इन एपिकल माइग्रेशन. फिर मैकेनिज्म ऑफ रिजॉर्प्शन एंड शेडिंग क्या होगा कि इसमें प्रेशर फ्रॉम द इरप्टिंग सक्सेशनल टूथ होगी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ट्यूमर एंड सिस्ट्स होंगी, एंड प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ मेस्टिकेशन. तो ये मैकेनिज्म्स ऑफ रिजॉर्प्शन एंड शेडिंग है. ठीक है. अच्छा, ये जो प्रेशर्स वगैरह हैं ये हम फिर कर लें, ये 30th कर लेते हैं फिर, और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. प्रेशर फ्रॉम द इरप्टिंग सक्सेशनल टीथ क्या है? रिजॉर्प्शन ऑफ द रूट इनिशिएटेड बाय प्रेशर फ्रॉम अंडरलाइंग टूथ. सक्सेशनल टूथ जो है मींस डिसिडुअस टूथ को नीचे से प्रेशर की जरूरत है, तो फ्रॉम द अंडरलाइंग टूथ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ द पीडीएल भी जरूरी है, वीकनिंग ऑफ टूथ सपोर्ट भी जरूरी है, इनिशिएशन ऑफ रिजॉर्प्शन फिर स्टार्ट होगी. तो 4 पॉइंट्स है जो कि हेल्प करती है, प्रेशर प्रोवाइड करती है डिसिडुअस टूथ को शेडिंग में. और फोर्सेस ऑफ मेस्टिकेशन, अब क्या फोर्सेस अप्लाई करती है? द मसल ऑफ मेस्टिकेशन इंक्रीजेस इन साइज विद एज, exerts heavy forces on the deciduous tooth. Periodontal ligament cannot withstand these forces, result in trauma to the ligaments and initiation of resorption. ठीक हो गया यहाँ तक? मेस्टिकेशन प्रोसेसेस भी हेल्प करती है शेडिंग में, और नीचे से जो अंडरलाइंग टूथ होगी वो भी हेल्प करेगी उसको शेड करने में. तो यहाँ तक आई थिंक आई एम क्लियर इनफ. आप सबको क्लियर है यहाँ तक? हेलो जी मैम. जी मैम. यहाँ तक मैम क्लास द पुराने जी दा पूरा दे बच्चे इमाम दगावे any ambiguity or question regarding these topics? देखिए जी, आप लोगों का एनेमल कवर हो चुका है, डेंटिन कवर हो चुका है, और सीमेंटम हमने किया था. हैं जी? जी मैम. सीमेंटम भी हमने किया था ना, ए सेलुलर सीमेंटम जितना मुझे याद है तो मैंने पढ़ा यस दिया था. जी जी. मैम. जी क्लियर. मैम क्या तो आपके जो मेन टॉपिक्स हैं वो इनेमल है, डेंटिन है, सीमेंटम है, पल्प है. तो ये 4 तो हो चुकी हैं. ठीक है ना? उसके अलावा अब हम ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे शेडिंग वगैरह है, रिपेयर, जो रिपेयर की टिश्यूज हैं. अच्छा, अब जनरल एम्ब्रियोलॉजी भी हमारी रहती है, तो जनरल एम्ब्रियोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे. आप लोगों को थोड़ा सा कुछ आइडिया है? जनरल एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी में भी आप लोगों ने पढ़ी है ना? यस मैम. मैम सेकंड चैप्टर जी. सेकंड चैप्टर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, आई थिंक द 3 चैप्टर ही थी, जनरल एम्ब्रियोलॉजी थी. लेकिन मैंने आप लोगों को इसलिए वो नहीं स्टार्ट किए थे क्योंकि आप लोग उस तरफ एनाटॉमी में पढ़ रहे थे ना, एम्ब्रियोलॉजी में वो चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो इसके आओ करना बच्चे अगा ऑलमोस्ट सेम दी खुकुता सुवाइच इज अ डेवलपमेंट ऑफ फेस एंड ओरल कैविटी, ग्रोइंग ऑफ कड़ी थी. हां मैम 2 और 3 चैप्टर तास करी थी.
जी 2 and 3 chapter دکونه بس ما وی کو دا ندی شوی چې بیا دوباره وکم یا چاته ambiguity نو I can repeat بونم مونږ کړه دے بونم کړه دے اور میوکوزا مونږ کړه دا अच्छा स्लाइवरी ग्लैंड्स किए कि नहीं वो मैं भूल गई हूँ कि स्लाइवरी ग्लैंड्स कराए कि नहीं मैंने तो स्लाइवरी ग्लैंड्स भी करा दिए थे मैं आखिर याद है सही ना आपको हो कड़ी बस सही ना दिशे में यो क्लास सर्विस नहीं यो No, क्लास सिर्फ शे में यो क्लास صرف اغستیو خزه صحیح ده زه به سلایوري ګلانډز تاسو ته بیا نیکسټ وکم چې دا ریپیر اند ریجنریشن وشي کنه دا نو ټوت ایرپشن او شیډینګ او دا بیا باغه وکړو ښه ما ته یاد کې سلایوري من ګلانډز تاسو تاسو په خبره باندې کلاسونه اخیستو مار پاسیم نه کړم جی ته مې خپل کلاسونه په خبره اخلي او ټود مار پاسیم لا نه دی اخیستي کلاسونه ها بس صحیح ده تاسو ټوت مورفو کې اسیم مولر پاتې دي آی تھنک او سیکنډ پری مولر پاتې دي کنه دا سیکنډ پری مولر زو دا اوکې کنه نو ان شاء الله دغه چې دی نو دا سلایوري ګلانډز مونږ ته اوس پاتې دي اور اوس لږ کورس پاتې دي تاسو بیا بخیر د موږ ریویژن سٹارټ کو چې دا وشي ریویژن به در سره زه کوم چې تاسو یاد شي تاسو شارټ ام سی کیو ټیسټ پم پکې اخلم صرف انټرنل د کالج سره ریلیټډ نه انټرنل ټیسټس بیا کیدو چې آسان شي ټیک شو دا سم خوخه ده جی بچي زه ټیک شو ټل نیکسټ ټایم موږ ته دعا کوي بس او نه ان شاء الله زه دعا صرف نه کوم زه سره هیلپ کوم ځکه دا ټایم تاسو سره زما د هیلپ دی او ایگزام لپاره به بیا دعا کوم क्लासेस आप लोग की 15 से स्टार्ट हो रही है ना जी मैम चलो ठीक है जब क्लास स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह तो फिर आमने सामने हो जाएंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी क्वेरीज होंगी देखिए आप मुझे फ्रीली बताएं इससे अच्छा कि आप लोग कॉलेज को बताएं तो वो भी तो हमें ही बताते हैं तो वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं लगता बजाय इसके कि आप लोग डायरेक्टली मुझे कहें कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे आप रुक जाएं हमें दोबारा करा दें वो ज़्यादा अप्रिशिएबल है और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं क्योंकि हमारे लेवल पे ये चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं तो हम आप लोगों को कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाई कर सकें लेकिन जो आपकी क्वेरीज हैं जो आपकी लर्निंग है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप लोग किस तरीके से समझना चाहते हो तो इंडिविजुअली टीचर जो है हर एक की तरफ वो नहीं हो सकता लेकिन ऐसे हो सकता है अब तो व्हाट्सएप वगैरह भी है आप लोग अपने इंडिविजुअल क्वेरीज पूछ सकते हैं कि मैम हमें यहाँ समझ नहीं आ रही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो मैं आप लोग को वीडियो ऑडियो के फॉर्मेट में भी वो कर सकती हूँ आप लोग के साथ स्लाइड्स भी कुछ शेयर कर सकती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए इंटरनेट रेफरेंसेस भी आप ले सकते हैं जी मैम ये स्लाइड शेयर की स्लाइड्स हमें समझ नहीं आती क्योंकि ये मतलब अलग अलग होती है ना मास्टर ये तो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ कि ये एग्जैक्टली आपके ऑर्गन्स चैप्टर से बनी हुई है जो आपका चैप्टर है ना ऑर्गन का जी मैम ये हमारी समझ से कुछ ज्यादा ही होता है खैर है बस मैं अपनी प्रेजेंटेशन भी निकाल लूंगी लेकिन वो भी ऑलमोस्ट यही इसी तरह है क्योंकि ये तो इन्होंने बुक से एक्सट्रैक्ट की है मैंने बुक देखी थी तो बुक ही से इन्होंने ये 10 केट्स और यूनिफॉर्म नहीं होते ना कभी एक जगह पे जाते हैं स्लाइड शेयर में जो होते हैं ना कभी दूसरी जगह तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं चलिए ठीक है ये प्रेजेंटेशन मेरे पास अपनी देखिए अक्सर वहाँ वो से भी नाम रागस्ती हुई خزه ټیک شو بچي دا یو پریزنټیشن به دې ځنه کنټینیو کو نو دا ما سره دوباره خپل شته بیا به ته زاغې نه وکم دا سم خو خد اس طرح کړل ये प्रेजेंटेशन मेरी هغه به ایزی وي موږ لپاره کنه ها زه ټیک شو هغه به زه تاسو ته ایکسپلین کوم داسې به وکړو خو دې کې دا پکچرز او एवरीथिंग از देयर نو اول به دې ځنه زر یو ریډ کو بیا به زه تاسو خپل وکم میم د سلایډز کې چې کم صحیح نو هغه ډېر ریئر هغه بیا بوک کی کنه نو موږ بیا غټ کنفیوژن نه چې یاره کم وکړو خبر شي زه صحیح ده زه به ته دا غینه وکم دي کې اکچولی پکچرز وغیرہ سم موجود دي ماته لګ آسان شي ول زما څه پرابلم راغلی لپټاپ کې نو زما ټول پریزنټیشنز ګډوډ شوی دی دا وجه ماته لګ پرابلم ډیر دی په دې وجه مزه تاسو ته د دین اکثر چې کوم داسې ریلیټډ نه از تاسو ته ایکسپلین کوم اني وي زه به تاسو ته خپل پریزنټیشن دینه بس خو بیا دا چې تاسو بوک کې وای نو مطلب چې کیمرون کې بوک کوی نو اب ته بیا بخی هغه شان پوسیبل نه دی بچي
کالج نه مني تاسو دا ټول هر څه ریکارډ کیږي کالج والا وایي چې تاسو پریزنټیشن فارم کې دی ایکسپلین کوي بوک نه نو مې مې چې مال کوی ته ګونو واسه مار فکه خیر دی بچي ما سره خپل خپل پریزنټیشن شته خپل پریزنټیشن به ان شاء الله Okay. تاسو ته دی رو باسم اینه به هم درته ایکسپلین کوم ما خو تاسو ته وایي چې کم یو شی باندې تاسو نه پوهیږئ زه تاسو ته ډبل هم کولی شم کم ټایم چې مې مونږ سټډي وای چې سټډي کو هغه ټول په دې په راپلو سلایډز شو کوي خزه خیر دی بچي زه نیکسټ ټایم پورې مال ټایم راکې زه به ته دا شیډینګ اف ټیپ په خپل دغه کم ښه ریپیر اینڈ Thank شیډینګ you, دا ma'am. به ته په خپل دغه کم ٹھیک شو خپل پریزنټیشن به ته ایکسپلین کوم نیکسټ کې ثانک sure. یو میم ثانکس Thank ټو you, یو ma'am. خیر دی ما ته وایي بچي زه تاسو فیسیلیټیټر یم تاسو پرابلمز به زه سالو کوم داسې به نه چې لکه تاسو به وایي چې میم ته نشو ویلی زه ان شاء الله ټیل نیکسټ ټایم نیکسټ کلاس کله دی سبا خو نشته که نه سیټرډے سنډے خو اف وي که نه سبا نشته میم زه صحیح ده زه ان شاء الله زه به خپل پریزنټیشن کو نه مين زه به تاسو له بل جوړ کوم او نیکسټ کلاس کې تاسو ته دا غي نه زدا شیډینګ ایکسپلین کوم ٹھیک شو تاسو ته بوک کې مو ګوره پلیز دا اوربنز کې شته ښه اوربنز کې مشته 10 کې دوه کې شته خو لاست چپټر کې دی 14 چپټر دی ان اوربنز او دا شانتي په 10 کې کې دی ښه اوکے میم all of you take good care of yourself read cake next time queries you know you're most welcome take care Allah Hafiz to everyone اللہ حافظ میم Allah Hafiz بچے دعا کی یاد ساتے بچے نن جمعہ دا صحیح ده مې ان شاء الله الله Allah Hafiz